जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल और बाकी डिजिटल अकाउंट्स का क्या होता है? उनका एक्सेस किसे मिलता है? एआई के इस एरा में क्या किसी इंसान का डिजिटल वर्जन उसके मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? तो चलो एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम इस पूरे मैटर को 5 पार्ट्स में समझेंगे। नंबर 1, इंटरनेट आखिर कैसे धीरे धीरे एक डिजिटल ग्रेवयार्ड में बदल रहा है। नंबर 2, मरने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ लीगली होता क्या है। नंबर 3, लोग अपने करीबियों के अकाउंट्स के लिए लीगल बैटल्स, लंबी लीगल बैटल्स क्यों लड़ते हैं। नंबर 4, एआई घोस्ट बॉट्स क्या होते हैं और क्या सच में कोई इंसान डिजिटल रूप में वापस आ सकता है। 5th और सबसे जरूरी, आप अपनी डिजिटल लेगेसी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। रिसेंटली यूके के ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट और डिजिटल लीगेसी एसोसिएशन ने एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च स्टडी पब्लिश की है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसीज यूजर्स यानी मरे हुए लोगों के अकाउंट्स का अमाउंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि साल 2060 से 2100 के बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की प्रोफाइल्स एक्टिव होंगी। देखा जाए तो इंटरनेट धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। आज भी फेसबुक पर लाखों ऐसे अकाउंट हैं जिनके ओनर्स कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके बर्थडेज पर नोटिफिकेशंस आते हैं, लोग उन्हें टैग करते हैं और उनकी पुरानी पोस्ट पर कमेंट भी करते हैं। मानो इंटरनेट को अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि वो इंसान जा चुका है। ऑल्सो आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ एक जिंदगी का पार्ट ही नहीं है, बल्कि आपका पूरा डिजिटल क्लोन बन चुका है। आपके अकाउंट में आपकी पुरानी चैट्स, वॉइस नोट्स, पोस्ट, ईमेल्स, कैप्शंस, मेमोरीज सब होती है। अब जब ये सारी चीजें आपकी ही हैं तो अकाउंट भी आपका ही होगा, राइट? बट रियलिटी इज डिफरेंट। कैसे? चलो समझते हैं। देखो भाई, आपको लगता होगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मेरा अकाउंट है, मेरा पासवर्ड है, तो मैं ही इसका मालिक हुआ ना। यहीं पर सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये पूरा इशू 2 वर्ड्स के बीच में फंसा हुआ है, लाइसेंसिंग वर्सेस ओनरशिप। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपने घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री करवाई, अब तो वो आपका घर है। आपकी डेथ के बाद वो लीगली आपके बच्चों का ही हो जाएगा क्योंकि आप उसके ओनर थे। लेकिन अब मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े मॉल में एक दुकान किराए पर लेते हैं। मॉल के मालिक ने आपको वहां दुकान चलाने के लिए एक लाइसेंस दिया, पर उसकी कुछ स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जिस दिन आपने वो दुकान छोड़ी या आपकी डेथ हुई, मॉल का मालिक उस दुकान का शटर गिरा देगा और चाबी वापस ले लेगा। आपके घर वाले उस दुकान पर अपना हक नहीं जमा पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल उस किराए की दुकान जैसा है। जब आप अकाउंट बनाते टाइम उस लंबे चौड़े एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट पर आई अग्री क्लिक करते हो तो आप एक्चुअली अपना ओनरशिप राइट गिव अप कर देते हो। टेक कंपनीज जैसे मेटा, एप्पल, गूगल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका सिर्फ एक लाइसेंस था, मालिकाना हक नहीं। अब ये लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी वैसे ही जैसे ट्रेन में टिकट होता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स का लाइसेंस आपकी मौत के साथ ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं TOS ट्रैप या टर्म्स ऑफ सर्विस ट्रैप। एप्पल और मेटा जैसी कंपनीज आपके मरने के बाद डेटा देने से साफ मना कर देती हैं। ये टेक कंपनीज प्राइवेसी लॉज जैसे यूएस का ECPA और यूरोप का GDPR का हवाला देती हैं। उनका कहना है कि प्राइवेसी इंसान के मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक केस जर्मनी में हुआ था। इसमें एक 15 साल की लड़की की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। उसके पेरेंट्स जानना चाहते थे कि ये सुसाइड था या एक्सीडेंट, इसलिए उन्होंने फेसबुक से उसकी चैट्स का एक्सेस मांगा। फेसबुक ने प्राइवेसी का हवाला देकर मना कर दिया। मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहा एंड फाइनली 2018 में जर्मनी की फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया कि माता पिता को बेटी के अकाउंट तक पहुंच मिलनी चाहिए। तो इन अ नटशेल, बिना स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर के ये कंपनीज आपकी डिजिटल दुनिया पर एक डिजिटल ताला लगाकर बैठ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने लीगल झमेले हैं, इतनी प्राइवेसी की बहस है, तो फिर लोग चाहते ही क्यों हैं कि उनके अकाउंट्स मरने के बाद भी बने रहें? या क्यों फैमिलीज एंड ऑल किसी मरे हुए इंसान के अकाउंट्स के लिए लंबी लीगल बैटल्स लड़ते हैं? इसका जवाब लॉ की बुक्स में नहीं मिलता है। इसका जवाब इंसानी दिमाग और सोसाइटी के बदलते बिहेवियर में छुपा है।
अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप लेयर्स में जाएं तो हर इंसान के अंदर एक सबकॉन्शियस डर बैठा रहता है, जिसे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड यानी कि वजूद मिटने का डर कहा जाता है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर ने अपनी फेमस बुक द डिनायल ऑफ डेथ में समझाया था कि इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा और लोग उसे भूल जाएंगे। महाभारत में भी इसका रेफरेंस मिलता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा यानी सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हर दिन हमारे सामने न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि एक दिन टिकट कटना तय है, लेकिन फिर भी हम खुद को अमर समझकर मजे काटते रहते हैं। इससे बड़ा अजूबा और क्या ही होगा। इस डर या थॉट से लड़ने के लिए वो इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाता है, जैसे बड़े बड़े पिरामिड्स बनाना, किताबें लिखना या अपना नाम कहीं दर्ज करवाना, ताकि उसकी डेथ के बाद भी वो याद रखा जाए। आज के जेन ज़ी और मिलेनियल्स के लिए उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ही सबसे बड़ा इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट है, और इसी टर्म को हम डिजिटल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। जब हम अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं, अपने थॉट्स एक्स पर लिखते हैं या यूट्यूब पर व्लॉग्स डालते हैं, तो अनजाने में ही सही हम अपने दिमाग को ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि अगर मैं कल को नहीं भी रहा तो मेरा ये डिजिटल वर्जन इंटरनेट के क्लाउड पर हमेशा जिंदा रहेगा। एक तरह से सोशल मीडिया हमें इस बात का झूठा सुकून देता है कि हम पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बदलती है, समाज भी बदल गया है। कैसे? देखो, पहले के टाइम में जब किसी अपने की डेथ होती थी तो सोसाइटी के लोग शोक मनाने और उन्हें याद करने के लिए फिजिकल जगहों पर जाते थे, जैसे कब्रिस्तान, शमशान घाट या किसी प्रार्थना सभा में। वहाँ लोग फूल चढ़ाते थे और उनकी यादों को फिजिकल स्पेस में प्रिजर्व करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से सोसाइटी का ये मोर्निंग या शोक मनाने का पूरा तरीका बदल चुका है। आजकल जब किसी सेलिब्रिटी या फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो आपने देखा होगा कि उनके करीबी उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल पर जाते हैं। यहाँ लोग उनकी पुरानी रील्स देखते हैं, उनके आखिरी ट्वीट्स पर जाकर RIP या मिस यू लिख देते हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अब सोसाइटी के डिजिटल मेमोरियल्स बन चुके हैं। ये एक नई तरह की सोशोलॉजिकल स्पेस बन गई है, जहाँ लोग डिजिटल मोर्निंग करते हैं। लोग बार बार उन चैट्स को स्क्रॉल करते हैं जहां उन्होंने आखिरी बार उस इंसान से बात की थी। इससे कॉन्टिन्यूइंग बॉन्ड बनता है, जहां जिंदा लोग और मरे हुए लोग का डिजिटल वजूद एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्ट कर रहा होता है। लेकिन सोचो, अगर ये यादें सिर्फ एक फोटो या कमेंट तक सीमित ना रहकर सच में आपसे बात करने लगे तो? साल 2013 में नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज ब्लैक मिरर का एक एपिसोड आया था, बी राइट बैक। इसमें कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया था। दुख से उबरने की कोशिश करते हुए वो एक ऐसी कंपनी तक पहुंचती है जो मर चुके लोगों के सोशल मीडिया डेटा, ईमेल चैट्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज को यूज करके उनका AI वर्जन बना देती है। पहले वो उस व्यक्ति से चैट करती है, फिर उसकी आवाज़ सुनती है और आखिर में उसके जैसा दिखने वाला एक आर्टिफिशियल इंसान उसके सामने खड़ा होता है। इमेजिन। जब ये एपिसोड आया था तब इसे साइंस फिक्शन माना गया था, लेकिन आज 2026 में ये काफी हद तक रियल हो चुका है। जस्ट इमेजिन, आपका कोई बेहद करीबी इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ महीने बीत जाते हैं, एक दिन आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, हे, आज दिन कैसा रहा? आप स्क्रीन देखते हो, नाम उसी इंसान का है, प्रोफाइल फोटो भी वही है, बोलने का अंदाज भी वही है, लेकिन वो इंसान मर चुका है। यही है AI घोस्ट बॉट्स की दुनिया। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज एक्चुअल में प्रेजेंट है। अगर इसे बहुत सिंपल टर्म्स में समझो तो AI इंजीनियर्स एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे ChatGPT का सिस्टम लेते हैं, फिर वो उसे मरे हुए इंसान के बरसों के चैट हिस्ट्री, ईमेल्स और वॉइस नोट्स को इन मॉडल्स में फीड कर देते हैं। इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। AI इस डेटा को पढ़कर ये सीख लेता है कि वो इंसान किस तरह के सेंटेंस यूज करता था, उसकी टोन सार्काज्म वाली थी या इमोशनल वाली, वो कौन से इमोजीज यूज करता था, और एडवांस वॉइस क्लोनिंग टूल्स उसकी आवाज का एकदम एक्यूरेट डुप्लीकेट बना लेते हैं। रिजल्ट, आपके फोन स्क्रीन पर एक चैटबॉट होता है जो बिल्कुल आपके मरे हुए दोस्त या पेरेंट की तरह बात करता है। आप लिखते हो, कैसे हो,
और वो उन्हीं के स्टाइल में रिप्लाई करता है। चाइना में आज ये उभरता हुआ बिजनेस बन चुका है जिसे ग्रीफ टेक कहा जाता है। सुपर ब्रेन जैसी कंपनियां लोगों की फोटोज, वीडियो और आवाज के बेस पर उनके गुजर चुके माता पिता, बच्चे या रिश्तेदारों के एआई एवतार्स बना रहे हैं, जिन्हें लोग वीडियो कॉल जैसी बातचीत के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सुनने में जितना साइफाई लगता है, इसके साइकोलॉजिकल और एथिकल इम्पैक्ट उतने ही खतरनाक हैं। एक्सपर्ट्स इनके बारे में दो बड़े कंसर्न्स बताते हैं। इसमें पहला है प्रोलॉन्ग ग्रीफ या दुख से बाहर ना निकल पाना। साइकोलॉजी में दुख से उबरने का या आज की लैंग्वेज में क्लोजर का सबसे पहला स्टेप होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना कि वो इंसान अब जा चुका है। लेकिन जब लोग रोज अपने फोन पर उस मरे हुए इंसान की आवाज सुनते हैं और उसके एआई क्लोन से चैट करते हैं तो उनका दिमाग एक अजीब से इल्यूजन में फंस जाता है। वो कभी उस ग्रीफ के साइकिल से बाहर आ ही नहीं पाते। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। एंड दूसरा कंसर्न है कंसेंट ऑफ द डेड का। ये एक एथिकल सवाल है कि क्या उस इंसान ने कभी इस बात की इजाजत दी थी कि उसके मरने के बाद उसकी प्राइवेट चैट्स को किसी एआई कंपनी को देकर एक बॉट बना दिया जाए? क्या ये उसकी प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं है? हो सकता है कि एआई कुछ ऐसी बातें कह दे जो वो इंसान अपनी असल जिंदगी में कभी ना कहता। सोशियोलॉजिस्ट इसे डिजिटल नेक्रोमेसी कहते हैं, यानी डिजिटल जादू टोना टाइप्स, जहां हम लोगों की मर्जी के बिना उन्हें डिजिटल फॉर्म में जिंदा रख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी तस्वीरें, चैट्स और यादें हमेशा टेक कंपनियों की मर्जी पर निर्भर रहेंगी? डरिए मत, इसका जवाब है नो। अब जब प्राइवेसी लॉज और डेटा एक्सेस पर कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी हैं, तो टेक कंपनीज ने चुपचाप अपने प्लेटफॉर्म्स पर कुछ बिल्ट इन टूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये टूल्स आपकी डिजिटल वसीयत की तरह काम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 95% लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या है ये टूल्स और ये काम कैसे करते हैं। फेसबुक की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है लीगेसी कॉन्टैक्ट। यहाँ आप अपने किसी फैमिली मेंबर या बेस्ट फ्रेंड को असाइन कर सकते हो। आपकी डेथ के बाद जब फेसबुक को नोटिफाई किया जाएगा तो आपका अकाउंट एक मेमोरियल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका लेगेसी कॉन्टैक्ट आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा, आपकी प्रोफाइल पिक अपडेट कर पाएगा और एक ट्रिब्यूट पोस्ट पिन कर पाएगा। डरिए नहीं, आपके चैट्स को कुछ नहीं होगा, बिकॉज फेसबुक उन्हें प्राइवेट मैसेजेस या इनबॉक्स एक्सेस नहीं करने देता। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक बैलेंस तरीका है। एप्पल डिवाइसेस जैसे आईफोन, मैक में भी सेटिंग्स के अंदर एप्पल आईडी और उसमें साइन इन एंड सिक्योरिटी के अंदर लीगेसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है। जब आप किसी को ये एक्सेस देते हो तो एप्पल एक यूनिक क्यूआर कोड या एक्सेस की जनरेट करता है। आपकी मौत के बाद आपका नॉमिनी वो एक्सेस की और डेथ सर्टिफिकेट एप्पल को सबमिट करेगा। आपके आईक्लाउड डेटा जैसे कि फोटोज, नोट्स, मेल रिकवर हो सकते हैं। ये सबसे स्मार्ट टूल है। गूगल आपसे पूछता है कि अगर आपका अकाउंट 3 महीने या 6 महीने या 18 महीने तक पूरी तरह इनएक्टिव रहे, यानी एक बार भी लॉगिन ना किया हो, तो गूगल को क्या करना चाहिए? आप वहाँ एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो और अपने किसी भरोसेमंद इंसान यानी नॉमिनी का ईमेल आईडी दे सकते हो। जैसे ही वो टाइम लिमिट क्रॉस होगी, गूगल ऑटोमेटिकली आपके नॉमिनी को एक मेल भेज देगा जिसमें एक सिक्योर लिंक होगा। उस लिंक से आपकी फैमिली आपके गूगल ड्राइव, फोटोज और जीमेल का डेटा सेफली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो आप चाहो तो उसके बाद अकाउंट ऑटो डिलीट होने की सेटिंग भी सेट कर सकते हो। तो भाई कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, मौत एक फिजिकल रियलिटी है और आज के टाइम में एक डिजिटल रियलिटी भी। हमारे जाने के बाद हमारे डेटा का क्या होगा? क्या वो हमारे अपनों के पास सेफली पहुंच जाएगा या फिर टेक कंपनीज और एआई बॉट्स के सर्वर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा? ये फैसला हमें आज लेना होगा। इनबिल्ट इन टूल्स को एक्टिव करना उतना ही जरूरी हो चुका है जितना बैंक में अपने नॉमिनी का नाम लिखवाना। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग जिंगाबाद।